भारत की बात में अब बात कर्नाटक के करप्शन की कलंक कथा के करते हैं, जहां बीजेपी विधायक और उनके बेटे पर लोकायुक्त का शिकंजा कसा है। घर और दफ्तर से 6 करोड़ कैश बरामद हुआ है, गिनती जारी है। और यह कैश कांड का खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब कर्नाटक में कुछ दिनों बाद चुनाव के ऐलान होने वाले। भ्रष्टाचार अपार, नोटों का अंबार। हरे हरे नोटों की गिनती लगातार। 498, नोट इतने कि गिनते गिनते थक जाएंगे। करप्शन की कलंक कथा। बिस्तर पर नोटों की गिनती हो रही है। जब गिनती खत्म हुई और आखिर में हिसाब लगाया गया तो सामने आया 6 करोड़ का आंकड़ा। ये तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु की हैं, जहां ये नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। वो बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा का दफ्तर है। नोटों की गड्डियां बीजेपी विधायक विरूपक्षप्पा के करप्शन की कहानी बयां कर रही है, जिसमें उनके बेटे प्रशांत भी शामिल हैं। पिता तक जांच की आंच बेटे के जरिए ही पहुंची। बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत के खिलाफ लोकायुक्त को 80 लाख रुपए घूस मांगने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने आरोपी प्रशांत को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। ये तस्वीरें लोकायुक्त की उसी कार्रवाई का हिस्सा हैं। कुर्सी पर प्रशांत मौजूद है और साथ में लोकायुक्त की टीम, जो टेबल पर मौजूद 40 लाख रुपए कैश गिन रही है, जिसे प्रशांत ने ठेकेदार से डील दिलाने की एवज में मांगा था। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने दफ्तर में और दबिश की तो 2 और बैकपैक में 1 करोड़ 70 लाख रुपए कैश और बरामद हुआ। जहां से ये कैश बरामद हुआ वो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का दफ्तर है और बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा इसके चेयरमैन। आरोप है कि दोनों साबुन और अन्य डिटर्जेंट के कच्चे माल की डील के लिए ठेकेदारों से मोटी रिश्वत वसूलते थे। इसके बाद लोकायुक्त टीम ने बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा के घर पर छापा मारा। बेडरूम में लोकायुक्त की टीम मौजूद है। बिस्तर पर करोड़ों रुपए की गिनती जारी है। जब इन नोटों को बिस्तर पर समेटा गया तो 4 मंजिला नोटों की इमारत बन गई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है और भ्रष्टाचार के तार को सीएम बसवई राज से जोड़ रही है। So this shows that the BJP government is involved in corruption. It is a clear case of evidence to show that there is a corruption in the BJP government headed by Mr. Basuraj Bommai. हालांकि बीजेपी करप्शन के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई के जरिए खुद की पीठ थपथपा रही है। ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ। 6 करोड़ कैश बरामद होने के बाद बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा ने KSDL के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पहले ही बोम्मई सरकार के खिलाफ करप्शन का मुद्दा उठाती रही है। और अब बात कर्नाटक के चुनावी रण की, जिसे आज बीजेपी ने अपनी विजय संकल्प यात्रा से धार दे दी है। पूर्वोत्तर जीतने के महज 24 घंटे के भीतर बीजेपी अपने दक्षिण के द्वार को बचाने में जुट गई है। उसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में बीजेपी का चुनावी शंखनाद। दक्षिण विजय संकल्प के रथ का आगाज। तस्वीरें बीदर के कर्नाटक की है, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे।
कर्नाटक में इस साल चुनाव होने हैं और बीजेपी ने विजय संकल्प रथ यात्रा के जरिए तैयारी शुरू कर दी है। ये विजय संकल्प यात्रा जो शुरू हो रही है, इसका शुभारंभ आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का नींव डालने का काम है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के नतीजे आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी मिशन कर्नाटक पर जुट गई है। कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है और इसीलिए दक्षिण के द्वार को बचाने के लिए अपने चाणक्य को मैदान में उतारा है। कांग्रेस वालों, राहुल गांधी जी ने जो सूचना दी हो आपको, सिद्धरमैया जी भी सुन ले, डीके शिव कुमार भी सुन ले। जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे, कमल इतना खिल कर बाहर आए, क्योंकि कमल का तो स्वभाव ही है कीचड़ के बीच में सुगंध फैलाने का। आप जितना भी गाली मोदी जी को बोलोगे, कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। विजय संकल्प रथ यात्रा को रवाना करने के बाद अमित शाह बसेश्वर मंदिर पहुंचे। बीजापुर जिले में पड़ने वाला ये मंदिर दार्शनिक और समाज सुधारक संत बसेश्वर का मंदिर है, जिन्हें लिंगायत समाज में भगवान का दर्जा हासिल है। शिव गुरु वेंदु बल्लातने गुरु शिवलिंग वेंदु बल्लातने। अमित शाह ने संत बसेश्वर को पुष्पांजलि अर्पित की और वहां मौजूद लिंगायत समुदाय के पंडितों से बात की। कर्नाटक की सियासत में लिंगायत समुदाय सत्ता की तस्वीर तय करने का दम रखता है और यही वजह है कि बीजेपी लिंगायत समुदाय को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने हाल ही में राजनीति से संन्यास ले लिया है, लेकिन केंद्र सरकार का कोई कार्यक्रम हो, बीजेपी का कोई अभियान, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बरक्स नजर आते हैं। ये तस्वीरें 27 फरवरी की हैं, जब कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। शिवमोगा बीएस येदियुरप्पा का गढ़ माना जाता है और जिस दिन शिवमोगा को एयरपोर्ट की सौगात मिली, उसी दिन बीएस येदियुरप्पा का जन्मदिन भी था। पूर्व, पश्चिम और उत्तर में भगवा झंडा बुलंद कर चुकी बीजेपी का अगला लक्ष्य दक्षिण के दुर्गों को भेदना है। दक्षिण में विस्तार से पहले बीजेपी के सामने कर्नाटक के किले को बचाने की चुनौती है। और बड़ी खबर जानिए भारत की बात में, जो मैंने आपको बताया था मेघालय की राजनीति से है ये बड़ी खबर। बीजेपी के समर्थन से कोर्नाड संगमा ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कोर्नाड संगमा ने 32 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को दी है। बीजेपी, एचएसपीडीपी और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन एनपीपी को कोर्नाड संगमा जो है उनको मिला है। पीडीपी को 26 सीटें मिली हैं। बीजेपी के 2 विधायकों सहित 6 विधायकों का समर्थन एनपीपी को मिला है और इसी के तहत उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आपको वो आंकड़ा भी हम बता रहे हैं कि कुल 60 सीटें हैं, 31 बहुमत का आंकड़ा है। एनपीपी को 26 सीटें हैं, 2 समर्थन बीजेपी की ओर से इनको हासिल है। अदर्स पार्टीज जो 4 हैं, इस हिसाब से 32, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 31 और वो 32 सीटें इन गठबंधन के पास होगी और इस तरह से इन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए भारत की बात में आगे बढ़ते हैं। ठीक 8 दिन पहले यूपी के प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके गनर को गोलियों से भून दिया गया। उमेश पाल बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। यह हत्याकांड पूरे देश में हेडलाइंस बना हुआ है। हत्याकांड के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर अपराधियों के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगे। बुलडोजर खूब गरजे और लगातार गरज भी रहे हैं, लेकिन हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों का कोई पता नहीं है। भारत की बात में आज हम पूछ रहे हैं यह सवाल कि बुलडोजर तो बहुत दहाड़े, लेकिन कहां गए हत्यारे? माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
सरकार किसकी है? घर से जो है इस तरह से गन, ये विदेशी गन है इनका ये कहना है, और ये विदेशी गन यहाँ से मिली है, और ये जो पुलिसकर्मी है इसको लेकर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर तलवार और गन जो है वो इस तरह से अब अतीक के गुर्गे के घर से निकल रहा है। जेसीबी फिर एक बार शुरू हो गई है और मिट्टी में मिला देंगे। फिर उस विधानसभा में कही गई लाइन को याद करिए, उसकी तस्वीर देखने को फिर अब मिलेगी। और एक साथ 3 तरफा बुलडोजर का हमला शुरू हो गया है और ये हुई दीवार धाराशाही। दीवार को गिराकर बुलडोजर आगे के हिस्से की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तारीख 24 फरवरी, जगह प्रयागराज, वक्त शाम करीब 5 बजे। ट्रैफिक के बीच ताबड़तोड़ बम, गोलियां, बारूद गूंजने लगता है। कोई बाइक से उतरता है तो कोई कार के दरवाजे खोलकर राइफल लेकर निकलता है। कुछ मिनटों के भीतर उमेश पाल के सीने में गोलियां उतारकर शूटर छूमंतर हो जाते हैं। और 8 दिन होने को आए लेकिन गुनहगारों का कोई अता पता नहीं है। कहां है बीच सड़क पर बम मारने वाला हत्यारा गुड्डू मुस्लिम? कहां है सरेआम राइफल लेकर फायरिंग करने वाला साबिर? कहां है दुकान के भीतर ग्राहक का नकाब ओढ़कर हमला करने आया गुलाम? ऐसे एक नहीं 9 शूटर प्रयागराज हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आए थे। गिनती शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वो शूटर हैं जो चेहरे पर बिना किसी नकाब के एक हत्याकांड को अंजाम देने आए थे। इस शूटआउट का मास्टरमाइंड जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और उसका परिवार बताया जा रहा है। अतीक जेल में था और बाहर उसके इशारे पर कई किरदार उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने में जुटे थे। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन हत्यारों को जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। हत्यारों का ये गुट कौन से पाताल लोक में समा गया? प्रयागराज हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा के सदन में खड़े होकर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद बाबा बुलडोजर की तर्ज पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के घर चुन चुनकर मिट्टी में मिलाए जाने लगे। सबसे पहले यानी 1 मार्च को अतीक अहमद का दाहिना हाथ माने जाने वाले जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। जफर अहमद की चमचमाती हुई सफेद हवेली को देखिए, जिसे बुलडोजर के वार ने धीरे धीरे नेस्तानाबूद कर दिया।
जेसीबी की कार्रवाई शुरू होती हुई दरवाजे के ऊपर दिख रही है आपको। जब से ये उमेश पाल घटनाक्रम घटा है, मिट्टी में मिला देने की बात विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कही थी और अब ये देखिए सिलसिला शुरू हो गया है बुलडोजर की कार्रवाई का। ये सबसे पहले दरवाजा जो दिखाई दे रहा है उस दरवाजे को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन बढ़ता हुआ और जिस तरीके से यहाँ पर आक्रामक देखिए ड्रिलिंग की जा रही है। जो छत है, जो बाहर के हिस्से में छत थी, जहाँ पर हम पेड़ के पीछे पूरा वो गमले का डेकोरेशन देख रहे थे, वो सब अब जमींदोज किया जा रहा है। जफर पर आरोप था कि उसकी इसी सफेद कोठी में उमेश पाल के हत्यारे रुके थे और जफर के घर पर भी हत्या की साजिश रची गई थी। जफर के इस आलीशान मकान को ध्वस्त करने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। हालांकि जफर आरोपों से इनकार कर रहा है। इसके बाद अगले दिन यानी 2 मार्च को प्रयागराज की सड़कों पर एक बार फिर बुलडोजर गरजा और इस बार सफदर अली के मकान की बारी थी। सफदर पर आरोप है कि उसने उमेश पाल हत्याकांड के लिए हथियारों की सप्लाई की थी। सफदर अली को अतीक अहमद चाचा कहकर बुलाता था। वहीं घरों को गिराने के पीछे प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि इनका नक्शा पास नहीं था। और एक साथ 3 तरफा बुलडोजर का हमला शुरू हो गया है और ये हुई दीवार धाराशाही। दीवार को गिराकर बुलडोजर आगे के हिस्से की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, धूल उड़ती हुई। कार्रवाई अब जब शुरू हुई है तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि बस कुछ घंटों की बात है और ये पूरी इमारत जमींदोज कर दी जाएगी। बेहद ही एग्रेसिव कहा जाए जिसे ये कार्रवाई है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हत्याकांड का घटा, दहशत प्रयागराज में फैली और अब दहशत को मिटाने के लिए 2 दिन से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। और फिर आई तारीख 3 मार्च, दिन शुक्रवार, जब प्रयागराज की फिजाओं में बुलडोजर की गूंज सुनाई देने लगी और इस बार नंबर मासुकुद्दीन के घर का था, जिसे अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जा रहा है। फाइनेंसर की कार्रवाई जो जगह है उस पर कार्रवाई हो रही है और ये पहले तो सबसे तस्वीरें देखिए इस कार्रवाई की। 3 मोर्चों में, जैसे युद्ध के मैदान में अलग अलग मोर्चों पर एक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर भी 3 मोर्चे पर कार्रवाई चल रही है। ये खेत की तरफ का हिस्सा है, 2 बुलडोजर लगे हैं, डिगिंग कर रहे हैं और जो ठीक सामने का हिस्सा है वहां तो ये भीमकाय मशीन है जो कल ये मशीन जब काम करने पर लगी है 1.5 घंटे में पूरी इमारत को जमींदोज कर दी। ये मशीन लगी है और जो दूसरा छोर है उस छोर पर एक और मशीन काम कर रही है। तो लगातार एक्शन जारी है। जो ये फाइनेंसर है, जो इसे बताया जा रहा है अतीक का फाइनेंसर, अतीक का आर्थिक सिपह सलार, जो तमाम यहाँ की देनदारियों में मदद करता। लेकिन सवाल फिर जस का तस कि बुलडोजरों की दहाड़ से प्रयागराज की धरती तो कांप रही है, लेकिन इसी जमीन पर दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारों का कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा? इस सवाल का जवाब शुरू करने से पहले आपको कांग्रेस के मौजूदा राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी की चंद लाइनें सुनवाते हैं। एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। यहाँ बात वालों, बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। ये वीडियो 6 साल पुराना है, लेकिन जिस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक की तारीफ में ये कसीदे पढ़े थे, उस वक्त मंच पर अतीक खुद भी मौजूद था। ठीक कहा था इमरान प्रतापगढ़ी ने। प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम का क्या मतलब है? अतीक अहमद, जिसने जेल में बैठकर एक हत्या को अंजाम तक पहुंचा दिया और आधा दर्जन से ज्यादा हत्यारों का कोई अता पता नहीं है।
और अब जिस तरीके से योगी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुकी है, उसे देखकर लगता है कि नए अतीक का पनप पाना फिलहाल मुश्किल ही है। योगी सरकार एक एक करके माफिया के करीबियों पर नकेल कस रही है और अतीक अहमद के करीबियों में जो अगला नाम है वो है गुड्डू मुस्लिम का। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। गुड्डू मुस्लिम, जिसे अतीक अहमद का खास बमबाज कहा जाता है, तमाम शूटर उमेश पाल को मारने के लिए गोलियां दाग रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में से एक गुड्डू मुस्लिम हाथ में काले रंग का बैग दबाए बम पर बम मारे जा रहा था। गुड्डू मुस्लिम जो लाल रंग की बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो चलती बाइक पर बैठकर बम बांध लेता था। वो बचपन के दिनों से ही बम बनाना सीख चुका था, जिसके बाद चलती बाइक पर पीछे बैठकर भी वो बम बांध लिया करता था। कहा जाता है कि 4 से 5 मिनट में वो एक बम को बांध लिया करता था। गुड्डू मुस्लिम लखनऊ में नाम बदलकर रहता था। संदीप चौधरी के नाम से प्रॉपर्टी का काम करता था। उसने एक पूर्व मुख्य सचिव के रिश्तेदार की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसे तत्कालीन सीएम के दखल के बाद मुक्त कराया गया था। गुड्डू मुस्लिम ने एयरपोर्ट के पास भी बेशकीमती जमीन कब्जाई थी। पुलिस को गुड्डू मुस्लिम के साथ ही वारदात में शामिल आधा दर्जन से ज्यादा शूटरों की सरगर्मी से तलाश है। गुड्डू मुस्लिम के हैदराबाद भागने की चर्चा है, जबकि 3 शूटरों के पश्चिम बंगाल में किसी जगह छिपे होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद शूटरों ने पुराने अड्डे के बजाय नए ठिकानों पर शरण ली है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज में ही रहता है, लेकिन उसके ठिकाने के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन सकरी गलियों से होते हुए उसके घर तक पहुंचे। मुख्य सड़क से अंदर जाने के बाद कुछ गलियां इतनी सकरी हैं कि साइकिल निकालने में भी मुश्किल होती है। हम गुड्डू मुस्लिम के घर को खोजते हुए पहुंच आए हैं। प्रयागराज के चक निरातुल मोहल्ले में गुड्डू मुस्लिम का ये घर है। आप देख सकते हैं कि भगवा रंग में रंगा हुआ ये घर है। लोहे का काले रंग का गेट लगा हुआ है। इसमें एक ताला फंसा हुआ है, लेकिन ताला बंद नहीं। आप देख सकते हैं कि ताला खुला हुआ है। बेहद सकरी गली में है। मुश्किल से 2 से 2.5 फीट कई जगह पर चौड़ाई इस गली की है, यानी 2 बाइक भी एक साथ इस गली में निकल नहीं सकती है। इसी वजह से अभी तक इस घर पर बुलडोजर नहीं चल सका है। रात के बाद से न सिर्फ गुड्डू मुस्लिम फरार है, बल्कि उसके घर वाले भी, परिवार के लोग भी घर छोड़कर लगातार गायब हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई पता नहीं चल सका है। वारदात को भी हुए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 8 दिन बाद भी नामजद आरोपी गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी न होना जांच एजेंसियों के लिए चिंता का सबब है। इन सब के बीच लगातार ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर उमेश पाल की हत्या हुई क्यों? तो जवाब सुनिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अवैध तरीके से बनाई गई बेनामी संपत्ति उमेश पाल की हत्या की वजह बनी। बताया जा रहा है कि उमेश पाल ने पुलिस को लखनऊ समेत अलग अलग ठिकानों पर अतीक की संपत्ति होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने 30 करोड़ की संपत्ति जब्त भी की थी। अब तक अतीक की कुल 1700 करोड़ की संपत्ति खोजकर कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ समय पहले अतीक और उमेश में नजदीकियां बढ़ी थी। संबंध बिगड़े तो सुलह की बातचीत भी चल रही थी, लेकिन इसी बीच डबल क्रॉस की खबर से बौखला गया था अतीक अहमद, और फिर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा।